इंडियन इकोनॉमी 7 से 8% के रेट पे ग्रोथ करने वाली है। गिग वर्कर को लेकर कर्नाटका में बिल पेश होने जा रहा है और वुमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर रिपोर्ट छापी जा रही है। कलरीपयट्टू को एक बड़े लेवल पर ले जाने की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार। आज हम 23 जुलाई की न्यूज देखेंगे और न्यूज पढ़ने से पहले बता दूं, जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एकेडमी का पिछले 3 साल में जबरदस्त रिजल्ट रहा है। इस साल 51 सिलेक्शंस रहे, पिछले साल भी 24 रहे। रैंक 1 जो थे अनिल कुमार एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे। और एकेडमी लंबे समय से बच्चों के साथ जुड़ी हुई है और जो पहले से जानते हैं, हम यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री इनिशिएटिव हम चलाते रहते हैं। इसी दौर में अगर कोई 2025 की तैयारी करना चाहता है तो अभिमन्यु बैच चल रहा है, अभी ज्वाइन किया जा सकता है। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी जारी है। और आने वाली 28 जुलाई को गर्ल्स के लिए एक सुनहरा अवसर है। हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट से 22 लड़कियां दादरी आकर रहेंगी 1 साल के लिए। उनका सारा प्री मेंस इंटरव्यू मेंटरशिप सब कुछ एकेडमी स्पॉन्सर करेगी। बढ़िया से रहने खाने की व्यवस्था करेगी, एक डेडिकेटेड तैयारी का माहौल देगी। तो ये आपके पास अच्छा मौका है। आज की न्यूज देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो बाय 7% दिस ईयर। तो सर्वे ये कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे, कि भाई 7% से हम ग्रो करेंगे। एक अच्छा ये कह लो कि इंडिकेशन है हमारी इकोनॉमी के लिए, हम 7% से ग्रो करने वाले हैं। अगला है कि जो हमारा इंडिया है वो वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट होना चाहता है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन जो फोर्स है, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो वुमेन ऑलमोस्ट 48% कंट्रीब्यूट करती हैं पॉपुलेशन में। तो उनका जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में वो भी बढ़ रहा है। एक अच्छी खबर है, जेंडर बजटिंग एक टर्म देखेंगे, ठीक है। गिग वर्कर को लेके कर्नाटका में जो बिल आने जा रहा है, ये पहले भी एक बार आर्टिकल आ चुका है, आज फिर से आया है। गिग वर्कर आपको पता होगा, जोमेटो, ओला, उबर में जो फ्री टाइम काम करते हैं, जब मन किया तब ऑफ किया, तब मन किया ऑफ ऑन किया। लेकिन इसमें दिक्कत ये रहती है कि इनके पास सोशल सिक्योरिटी और जो अदर बेनिफिट्स हैं, एक परमानेंट जॉब है, वो इनको नहीं मिल पाते हैं। इनका ये समझो कि पीएफ भी नहीं कटता है, इनकी सोशल सिक्योरिटी भी नहीं, इंश्योरेंस भी नहीं है, या जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, या उतना इनको इक्वल पे भी नहीं होता है, मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। केरला का जो मार्शल आर्ट है कलरीपयट्टू, इसको लेके गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। देखेंगे जो कि कैसे होने वाला है। अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये पावर प्रोजेक्ट जो है नेपाल में है और इंडिया इसको स्पॉन्सर कर रहा है। मतलब इंडिया को बनाने का, इसको डेवलप करने का टेंडर मिला है और इससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नेपाल को, बांग्लादेश को और इंडिया को। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है न्यूज में, अपने एटलस में मार्क कर लेना कहीं पे। हीट स्ट्रेस इज मोर देन ए डिग्री ऑफ कंसर्न। आज का एडिटोरियल है हीट स्ट्रोक को लेके। गर्मी के थपेड़े जो लग रहे हैं, इससे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, एनवायरमेंटली सब तरह से नुकसान हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज 2023 सबसे हॉटेस्ट ईयर घोषित किया गया, कल हम न्यूज देखी थी। तो अब किससे कैसे बचेंगे भगवान ही जानता है, या फिर ये आर्टिकल लिखने वाला जानता है। और आज हम देखेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब कौन से एक्ट से कंट्रोल होते हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और लास्ट में 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको आंसर करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा इकोनॉमी को लेके कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि भाई 6.5 से 7% के आसपास हम ग्रो करेंगे आने वाले साल में। और हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि भाई हमको 2 चीज एड्रेस करनी है, इनइक्वालिटी और एम्प्लॉयमेंट। बजट जो होता है वो आने वाले साल के लिए पेश करता है, इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल के बारे में बताता है। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2023-24 का, तो ये पिछले साल के बारे में बताएगा। तो इसने कहा कि इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट ये हमें कम करना है। देखो चैलेंज कहां कहां है, आईटी सेक्टर में आ रहा है। आईटी सेक्टर में क्यों आ रहा है, बिकॉज वहां पर जो हायरिंग प्रोसेस है वो स्लो हो गई है और एआई की यूज के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब रिप्लेस हो रही है। तो एआई ने लोगों की जॉब छीन ली है। लेकिन होना क्या चाहिए था कि एआई से लेबर का जो प्रोडक्टिविटी तो बढ़नी चाहिए थी। अगर एक लेबर 5 चीज कर पा रहा है तो एआई से वो 10 कर पाए। ऐसा नहीं कि वो 5 भी एआई करने लग गया और उस आदमी को गोआई कर दें। ठीक है, तो इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है। सिग्निफिकेंट स्लो डाउन और आईटी सेक्टर में स्किलिंग को लेके जो है एक गैप आ रहा है। इंडस्ट्री तो बढ़ रही है, बाहर से भी ये जो एमएनसीज है वो आ रही है, लेकिन उनको जो स्किल चाहिए वो हमारे युवा के पास नहीं है। हमारे युवा के पास जो स्किल्स हैं उन स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं है। उनके पास स्किल है बातें मारने की, उनके पास स्किल है गेड़ी मारने की, उनके पास स्किल्स हैं एक दूसरे की टांग खींचने की, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किस चीज की है, वैल्यू है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, या एंटरप्रेन्योरशिप, या
काम सीखने की ललक, या कोई टेक्निकल काम आपको आता है बारीकी से, ठीक है, तो उसकी जरूरत है, तो हमें वो देना पड़ेगा। हमारी एजुकेशन सिर्फ मार्क्स लाने पे फोकस होती जा रही है, काम सिखाया नहीं जा रहा है। अगर आपको एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है तो यू कैन अर्न मोर देन पीएचडी स्कॉलर, ठीक है। एक जीआरएफ कैंडिडेट कितना कमाता है? 40-45 हजार जीआरएफ। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हो तो आप 50 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो, ठीक है, और वो पीएचडी करने के बाद इतने कमाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी स्किल सेट है ना उनको रिबूट करना पड़ेगा, नए तरीके से लाना पड़ेगा। जो हमारा स्किल इंडिया है बहुत अच्छा कंसेप्ट था, लेकिन लोगों ने उसको अच्छा बनने नहीं दिया। अब कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये भी इसमें अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज सारा गवर्नमेंट तो सिर्फ 4% यूथ को 4% जॉब दे पाएगी, 96% तो कॉर्पोरेट सेक्टर दे पाएगा ना। तो वहां पर हमको करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर दिक्कत क्या है? शॉर्ट टर्मिनिज्म। शॉर्ट टर्मिज्म क्या होता है कि आप आए राम गए राम, आपको पसंद नहीं आया, आपको निकाल दिया। आप क्या करोगे? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आप लॉन्ग टर्म कंप्रोमाइज करोगे। मान लो मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, और वो देखता है कि भाई हमें अगर इसको निकाल देंगे, ये मान लो 1 लाख रुपए ले रहा हूं मैं, मेरी जगह कोई 50 हजार में कोई आ गया, तो उन्होंने 50 हजार बचाने के लिए मुझे रिलीव कर दिया। बट लेटर दे केम टू नो कि उस बंदे के पास इतनी स्किल नहीं है जितनी उसके पास थी, तो वो 50 हजार वाला भी कोई काम का नहीं है। तो शॉर्ट टर्मिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमें एक कंसेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, बिजनेस में, सोशल सेक्टर में, गवर्नमेंट में, सारे मिलके करेंगे। जो लैंड वगैरह है, लैंड हमारे पास, लैंड कंसोलिडेशन का इशू बहुत बड़ा है हमारे देश में। लैंड तो बहुत है, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। जो एवरेज लैंड है वो लेस देन 2 हेक्टेयर है एक आदमी के हिस्से में। तो हम कंसोलिडेट करेंगे तभी तो बड़े लेवल पर खेती कर पाएंगे, ठीक है। जो एफडीआई वगैरह है वो हमारे देश में कम आ रही है, बिकॉज हाई इंटरेस्ट रेट है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा, इंपोर्ट ड्यूटी है। कल ही हमने आर्टिकल देखा था कि इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, बिकॉज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हमारी पॉलिसीज हैं वो आउटडेटेड हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं। रदर देन वियतनाम और बांग्लादेश, वो हमसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो यही कारण है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, कुछ अच्छे भी हुए हैं, जैसे जीएसटी हो गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो गया, इसने अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है वो डिमांडेड है। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है? सस्टेनेबल, बैलेंस, इंक्लूसिव, ये हमको चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि इंडिया रिच हो जाए लेकिन इंडियंस पुअर हैं, ठीक है। अंबानी की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और आम आदमी के पास 5,000 भी नहीं है, भूखा मर रहा है। तो इतनी बड़ी इनइक्वालिटी क्यों है? बिकॉज एक इम्बैलेंस्ड है, ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। जिस तेजी से आप ग्रोथ कर रहे हो उस तेजी से एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, सस्टेनेबल नहीं है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए भाई क्या दिक्कत है? एमएसएमई को बढ़ाओ, फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी लेके आओ, ग्रीन ट्रांजिशन लाओ, बैरियर हटाओ, ये सब आप काम कर सकते हो। और काम कैसे होगा? ट्राई पार्टेट कॉम्पैक्ट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और जो सोशल एंटिटीज हैं या एनजीओ हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनको लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके ग्रोथ आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन किस तरह के आया था, 2013 प्रीलिम्स का है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर। एक कोई कंट्री है एक्स नाम की, उसमें डेफिनेटली ग्रोथ होगा ही होगा। कौन से फैक्टर के कारण? पहला है कि देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रखा है, तो हमारे देश में हो ना हो जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से जरूरी नहीं ग्रोथ हो। चौथा कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ जाए, वॉल्यूम तो बड़ा हो गया लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही हो। द कैपिटल फॉर्मेशन, तो कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता होता, तो आप एलिमिनेशन करके उस सही ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला आर्टिकल देखते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने 218.8% इंक्रीज देखा है बजटरी एलोकेशन में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जो मदरहुड पेनल्टी है उसको फेस ना करें, और जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेंट रेट है वो बढ़े। इस आर्टिकल को करेक्ट से बताता हूं, ये अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, पढ़ना मेरे कहने से। ये कहना चाह रहा है कि एक तो ये जेंडर बजटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जेंडर बजटिंग क्या होता है कि आप पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट डेडिकेट करते हो, बिकॉज जो स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं, वो वुमेन के लिए उतना इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे जितना मैन को कर पा रहे हैं। वुमेन के पास रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं, फैमिली के, सोसाइटी के, बॉडी के, बच्चे हैं, खाना बनाना है, बायोलॉजिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना है, डोमेस्टिक वायलेंस है, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। उनको इक्वल पे नहीं मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस करना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद उसको बराबर लाने के लिए सरकार अलग से पैसा दे रही है। तो करीबन 5% जो है जीडीपी का हम यहां खर्च करना चाह रहे हैं, तो उसका जो डेवलपमेंट का रीच है ना, वो मेन और वुमेन को इक्वल मिले। जेंडर इक्वलिटी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है हमारा, तो वो हमें इंप्रूव करना ही है।
इसके पीछे ये है कि भाई देखो, वुमेन और मैन को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। वुमेन 48%, मतलब ऑलमोस्ट 50%, आधी पॉपुलेशन तो वुमेन ही है। लेकिन हमारे हमारे पार्लियामेंट में कितनी परसेंट वुमेन बैठी है? 14%। ठीक है, तो ये दिख रहा है साफ साफ। तो ये जेंडर बजटिंग का जो कंसेप्ट है 2005 में लागू हुआ था, धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, इशू क्या आता है कि एक तो 4 से 6% टोटल एक्सपेंडिचर में आ रहा है। मनरेगा के थ्रू तो हमने काफी कुछ किया है। मनरेगा में 1/3 वुमेन को देना ही पड़ता है काम, तो वहां से तो हो रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर कलेक्शन, वाटर सिक्योरिटी यहां नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो वुमेन का जो काम है, वो कुछ काम तो ऐसा है जो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं किया जाता। अब जो वुमेन घरों में बर्तन मांजती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, खाना बनाती हैं, या खुद के घर में बच्चा संभालती हैं, उनका तो कोई मोनेटाइजेशन किया ही नहीं सकता। तो वो अनपेड वर्क है, उस अनपेड वर्क को रिकॉग्नाइज करो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल्स में जनरली वुमेन टीचर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अगर 100 टीचर हैं तो 70 फीमेल मिलेंगी। व्हाई? बिकॉज वुमेन आर हायर्ड इन लेस सैलरी। अगर एक मेल वहां पर 30,000 ले रहा है, तो शी विल बी रेडी टू वर्क इन 15,000। व्हाई? बिकॉज शी इज गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। उसको लगता है कि एक तो दो कारण है, एक तो उसको सेकेंडरी इनकम मानती है कि मेरा पति तो कमा ही रहा है जितने कमा रहा है, मेरी तो बस एक्स्ट्रा है, ऐसा सोच के वो कम में भी रेडी रहती है। कुछ घर के इश्यू भी होते हैं, कुछ बहू ऐसी हैं जो सास से बचने के लिए थोड़ा सा कि भाई इस बहाने घर से बाहर निकलूं, लोगों से मिलूं, अपना जीवन जी पाऊं। घर पे तो वो घूंघट से ही निकल पा रही है, तो इस वजह से कम पैसे में तैयार हो जाती है। और इस वजह से मेल को भी प्रेशर झेलना पड़ता है कि भाई यहां 15,000 में दो आएंगे, 30,000 में तुम्हारे एक के मुकाबले। तो इक्वल पे इक्वल हम मिल नहीं पा रहा है, सोशल प्रोटेक्शन वगैरह हो नहीं पा रहा है, पेरेंटल लीव वगैरह दो भाई। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सारे काम हमें करने पड़ेंगे। 2017 में एक पीवाईक्यू आया। कुछ ऐसी 20 से 25 रिपोर्ट हैं जो पब्लिश की जाती है, फेमस। वो कौन पब्लिश करता है? ये पिछले 10 साल में आप देख सकते हो, न्यूज आती रहती है, खबरें। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये किसका है? ये 4 है, जिसमें इकोनॉमिक फोरम। ये 3 है, मैंने आपको पहले भी कराई है। जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और एक और है जेंडर के नाम पे। ठीक है, जेंडर कुछ ऐसा नाम है। तो इसमें देखो क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप। गैप किसके अंदर होता है? फोरम के अंदर। आप कोई फॉर्म भरते हो गवर्नमेंट का, उसके अंदर गैप होता है। ठीक है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ठीक है, जेंडर पैरिटी, पैरिटी इंडेक्स किसका है? यूनेस्को का। ठीक है, और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स वो आई थिंक यूएन डेवलपमेंट का है। ठीक है, यूएनडीपी का। तो इस तरह से तीनों याद कर लेना, गूगल करके कमेंट कर देना आपने अगर मिले तो अच्छे से। चलो आगे देखते हैं कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिसेंट में गिग इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक लेजिस्लेशन पेश करने की बात बनाई थी। पहले राजस्थान भी कर चुका है, कर्नाटक भी कर रहा है। इसमें गिग वर्कर वो होता है जो कि एक तरह से टेम्परेरी काम करता है, कि भाई कि मन में आए तो किया, नहीं तो नहीं किया। देखो, एक सिंगल प्रोजेक्ट टास्क आपको दे दिया, किसी को हायर कर लिया, इंडिपेंडेंट वर्कर्स अक्रॉस द सेक्टर्स। अब मान लो जोमेटो वाला आदमी है, वो जब तक चाहे वो डिलीवरी कर सकता है। ओला उबर वाला है, ठीक है, ये ब्लिंकिट हो गया, और इस तरह की बहुत सारी ऐप चल रही हैं। आप जितनी डिलीवरी करोगे उतना पैसा मिलेगा, ऐसा एक फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। इसमें दोनों को फायदा होता है। अब वर्कर को क्या फायदा है? वर्कर को फायदा है कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, कभी भी आऊं, कभी भी जाऊं, इंस्टेंट ज्वाइन करूं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, बेसिक बेसिक बातें करके। ठीक है, अब उसको एडिशनल इनकम मिल रही है, एक इंसेंटिव भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिल रहा है। एम्प्लॉयर क्या मिल रहा है? सस्ते में वर्कर मिल रहा है, अच्छी सर्विस मिल रही है, यंग लोग मिल रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां आती है कि उस वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, वो कम पैसे में उसको काम कराया जाता है, एक्स्ट्रा बर्डन दिया जाता है कि पता है ही जाएगा, इसकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कल को उसकी डेथ हो जाए तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलने वाला, उसको 1 मिनट में चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर इतनी इनसिक्योरिटी रहेगी तो बेचारा एक्सप्लॉइटेड होगा। रात को 2-2 बजे तक जोमेटो वाले, ये आप रात को देखो, डोमिनोज वाले रात को 2 बजे 3 बजे भी घुमाए फिरते हैं बाइक को। क्यों? उनको नींद नहीं आती, उनका परिवार नहीं है, सब कुछ है उनके पास। ठीक है, लेकिन रात को 2 बजे डिलीवरी कर रहे हैं बिकॉज दे आर गिग वर्कर्स। एक सरकारी कर्मचारी 5 बजते ही कुंडी लगा के अपने घर, ठीक है भाई, ठीक है। प्राइवेट वाला है वो 6-7 बजे वो भी चला जाएगा, लेकिन गिग वर्कर कभी नहीं सोता। वो सोचता दिन में भी गाड़ी चला लूं, रात में गाड़ी चला लूं। तो मजबूरी भी है कुछ हद तक। तो इसको अगर हम बंद तो नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बड़ा सेक्टर हो चुका है। अब यहाँ लाखों लोग एम्प्लॉयड हो चुके हैं। अब हमको क्या चाहिए? इसका एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए कि भाई भले गिग वर्कर हो, इसके भी कुछ राइट्स होंगे, इसके भी कुछ इंश्योरेंस होगा, इसका भी इंक्रीमेंट होगा, इसका भी कुछ नोटिस पीरियड होना चाहिए। इस तरह से एक बीच का रास्ता निकालेंगे। उनको सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो कई तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। एक तो ये है जैसे भाई जो क्या बोलते हैं, परमानेंट
काम करते हैं, कुछ ऐसे सेमी परमानेंट भी करते हैं। अब देखो इसमें जो मीडियम स्किल वाले हैं वो है 47%, हाई स्किल वाले हैं वो 22%, लो स्किल वाले 31%। तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड तो ये है कि भाई 2.5% की ग्रोथ से बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, इनको भी प्रोटेक्शन मिले, इनको बेनिफिट मिले, सिक्योरिटी वगैरह मिले, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन सिस्टम से बाहर आ गए, लेकिन इनको भी सब कुछ मिलना चाहिए, क्वालिटी ऑफ जो चीजें हैं वो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा आर्टिकल है, पढ़ना, ये भी पढ़ सकते हो। अगला आर्टिकल है हमारा कलर पत्तों को लेके, बहुत फेमस है। तो जो इंडियन कलर पत्तों फेडरेशन है उसको रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन ने रिकॉग्नाइज कर लिया। और भाई कलर पत्तों क्या होता है, एक तरह की मार्शल आर्ट है, ठीक है। ये बहुत फेमस है, एंशियंट टाइम का है। एक मूवी भी आई थी टाइगर श्रॉफ की, उसमें कलरुपत्तु सीखता है टाइगर श्रॉफ। तो इसमें ऐसा होता है, मार्शल आर्ट है। जैसे पंजाब का है गटका, ऐसे 3 से 4 मार्शल आर्ट एंड कल्चर में हम अक्सर पढ़ते हैं। तो इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। ट्रेडिशनली ये मार्शल आर्ट है और केरला में पाई जाती है। जो वॉरियर सेज है परशुराम, उसके नाम से माना जाता है। कलारी का मतलब है प्लेस ऑफ कॉम्बैट, और पैतो का मतलब फाइटिंग। तो इसमें ये ध्यान रखना वुमेन्स भी हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि भाई वुमेन्स नहीं लड़ती, तो हम सोचेंगे यार हाँ हो सकता है मार लड़ाका टाइप का स्पोर्ट्स तलवार का वुमेन्स ना भी हो, तो इसमें वुमेन्स हैं। और कल्लो पत्तों को क्या बोलते हैं, इज ए योगा इन एक्शन। यूपीएससी 2014 में से क्वेश्चन आया, ऐसे नाम दिए, सूजनी एम्ब्रॉयडरी, उपाड़ा जमदानी साड़ीज, पुत्तू कुल्ली साल। तो इसमें से ये कौन कौन से सही मैच है, तो इसमें एक ही मैच था। सूजना है ये आई थिंक बिहार का हो गया, उपाड़ा हो गया ये आई थिंक गुजरात की है। तो ये सब चीजें आर्ट एंड कल्चर में आपको करंट में जो चलती हैं वो पता होनी चाहिए। उस टाइम पर ये करंट में चल रहा होगा तो ये आया होगा। जनरली करंट से ही आते हैं ऐसे, ठीक है। कोई जीआई टैग आ गया, कोई और फेस्टिवल चल रहा है इस तरह का। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेपाल में एक पावर प्रोजेक्ट है, करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो इसमें पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया की इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA। इसके शेयर भी बढ़ गए थे रिसेंट में, अच्छा खासा इसको प्रोजेक्ट मिला है, 290 करोड़ ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये करनाली रिवर है उसके ऊपर डेवलप करेंगे। तो इंडिया इससे अपने रिलेशंस को बढ़ाना चाहता है। कुछ दिन पहले हमने आर्टिकल देखा था इंडिया और नेपाल के रिलेशन, 2015 के बाद इंडिया के रिलेशन थोड़े से खराब हो गए थे, बिकॉज वहां गवर्नमेंट चेंज हुई थी। अब दोबारा से गवर्नमेंट चेंज हुई तो इंडिया उनके संबंध बढ़ने लगे। जैसे ही इंडिया संबंध टूटते हैं, चाइना उधर से ऐसे बुलाते रहता है, आजा, ठीक है, पैसा देंगे, रोटी देंगे, खाना देंगे, बदले में उनको उनको कमर में खंजरी गोपना है। वो किसी के नहीं है, वो खुद के भी नहीं है, अपने देश में भी वो अत्याचारी कर रहे हैं। तो अभी अच्छा खासा है। तो नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश को अगले 25 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, अच्छी खासी बिजली मिलेगी, इतना ध्यान रखना बस कहां कहां पे है। तो ऐसे क्वेश्चन में से देखो 2023 में क्वेश्चन आया, आपको पावर प्रोजेक्ट बता दिया और ये आपसे पूछेंगे कौन से रिवर पे है। तो भाई बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, इनमें से कौन सा ठीक है, इसमें से सिर्फ पहला ठीक है। जैसे सलाल डैम है, सलाल तो चेनाब पे है, ये हमारे 9th की एनसीईआरटी में है। तो ये तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत होता ही 2 गलत हो गए, अब बच गए 2, पहला अपने आप ठीक हो गया। अब दूसरे में आपको आपने पढ़ रखा है तो ठीक है। तो इस तरह के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो न्यूज में रहते हैं, अभी मान लो अगले साल 2024-25 में आप देने वाले हो, तो हो सकता है यही आ जाए जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, काली नदी वाला। इस तरह के जो न्यूज है ध्यान रखना। आज का जो आर्टिकल है, हीट स्ट्रेस इज मच मोर देन ए डिग्री ऑफ कंसर्न, कि भाई हीट स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप मुझे देख ही रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूं, कितने पसीने आ रहे हैं, जस्ट जस्ट बिकॉज की मौसम में इतनी गर्मी है। जुलाई आधी बीत चुकी है, हम इंतजार कर रहे थे कि मानसून आएगी, बारिश गिरेगी, पकोड़े खाएंगे, चाय इंजॉय करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बारिश आती है और ऐसा लगता है जैसे वो तवे पे पानी नहीं छिड़क देते डोसा बनाने से पहले, और गर्मी निकल के आती, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस बार हमने कल भी आर्टिकल देखा था कि मानसून जितनी आनी चाहिए उतनी आई नहीं है। और आईएमडी ने बोला था 105% इस बार आएगी, पिछली साल से बेहतर है, लेकिन लोकल वेरिएशंस को हम कंसिडरेशन नहीं ले पाए। और वेस्टर्न घाट में भी काफी कम बारिश हो रही है, नदर्न इंडिया में तो काफी ऐसे पैचेस में आ रही है। तो ये डिग्री ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। चलो देखो, क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ये तो रियलिटी हो चुकी है। हीट स्ट्रेस हमारी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है, हमारी एफिशिएंसी को, हमारी हेल्थ को, हमारी एजुकेशन को, सब हैम्पर करता है। अगर इतनी ज्यादा गर्मी भयंकर है तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप जल्दी थकने लगोगे, जल्दी लैक्टिक एसिड बनेगा, चक्कर आने लगेंगे, हार्ट ज्यादा ज्यादा बॉडी की हीट बढ़ जाएगी तो अंधेरी आ जाएगी, चक्कर आने लगेंगे, हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है। और गर्मी में बिलीव मी, गर्मी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, गर्मी में रोमांस भी अच्छा नहीं लगता। कोई आपको आके पूछे हाय व्हाट्स योर नेम, अरे भाई गर्मी है तुम हटो साइड में। और एक ठंडा मौसम हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो एक्सक्यूज मी, तो ऐसा लगता है हाँ चलो भाई, हाँ कौन हो तुम, बात करते हैं। इसीलिए पेरिस वेरिस में ना हमेशा रोमांटिक माहौल बना रहता है। और जो
इंडियन कंट्री है ट्रॉपिकल, वहां पर लोग पसीने से तरबदर रहते हैं, तो वहां रोमांस नहीं हो पाता है, वहां जल्दी थप्पड़ लग जाता है। ये भी एक, ये मतलब एक फैक्टर बता रहा हूं सोशियोलॉजी का, कैसे ज्योग्राफी आपकी इमोशंस को कंट्रोल करती है। ठीक है, चलो अब हीट स्ट्रेस से क्या हो सकता है भाई, जो आप इमेजिन कर सकते हो वो हो सकता है। हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, कार्डियोवास्कुलर, एक्यूट किडनी। ठीक है, एक बॉडी का नेसेसरी टेम्परेचर होता है 38 डिग्री, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन वो मेंटेन नहीं होगा तो ज्यादा हो जाएगा। स्पेशली जो वुमेन है उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा, उसकी प्रेगनेंसी, उसके मेंस्ट्रुअल, उसकी मेंटल हेल्थ, या जो वनरेबल कम्युनिटीज हैं, जो भाई गरीब हैं, ट्राइबल्स हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, इतनी गर्मी में हमें एसी में भी गर्मी लगती है, लेकिन जो बाहर आदमी साइकिल खींच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, उसका क्या, वो तो मर ही जाएगा बेचारा। ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है तो ग्लोबल जीडीपी कम हो रही है, एग्रीकल्चर कम हो रहा है, लेबर की प्रोडक्टिविटी, सब कुछ कम हो रहा है। आप जो भी मन में आए लिख देना, कम ही कम हो रहा है, बढ़ कुछ नहीं रहा है। ठीक है, इंडिया पर भी काफी इंपैक्ट आएगा टेम्परेचर वगैरह। तो इस तरह के डेटा वेटा है कि भाई अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारी फीमेल वर्कर्स हैं ब्रिक मेकिंग में, उनकी प्रोडक्टिविटी 2% घट जाती है। अब दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट क्या करे भाई, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक तो हीट वेव डिक्लेयर कर सकती है, तो उसमें भाई कुछ बेनिफिट दे सकते हो, छुट्टियां दे सकते हो। इसमें हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसको प्रेसिडेंट हेड करते हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, तो वो इस पे फैसला लेती है कि भाई हमने कुछ छुट्टियां घोषित कर दी ज्यादा गर्मी होने से। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई प्रॉपर हाइड्रेशन दो वर्कर को, मैंने उसका वर्क शेड्यूल मेंटेन करो, नेसेसरी मेडिकल फैसिलिटीज दो उनको, एजुकेशन दो, ऐसा नहीं वो गर्मी में लगे हुए बुरी तरह, आगे अंदर एयर कंडीशन उसको दो और एक टाइम फ्रेम में काम कराओ। ऐसा नहीं कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे 16 घंटे बेचारा मर जाएगा, वो पैसे के लिए करता रहेगा। तो हमें अपने स्टैंडर्ड इंप्रूव करने होंगे, इंटरनेशनल लेबर ने जो दिए हैं वो आपको इंप्रूव करना रहेगा। तो हीट स्ट्रोक वगैरह ये सारा पहले का है। अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड एरियाज की, तो प्रोटेक्टेड एरियाज वो एरिया, वो रीजन है, वो लैंड या सी के, जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन में रहते हैं। यहां पर जो ह्यूमन इंटरवेंशन है और जो एक्सप्लोटेशन है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि यहां पर कोई आता जाता नहीं है, लेकिन लिमिटेड है। वहां पर लोग जाते हैं, ढंग से जाते हैं, ऐसा नहीं एक खुला पार्क हो और एक एनक्लोज्ड पार्क हो, वहां चेकिंग होती है, वहां पर लोग कूड़ा भी नहीं डालते। इस हिसाब से आप देखो नेशनल पार्क में सफारी होती है, तो वहां बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। तो हमारे पास नेशनल पार्क है वो है, तो दो तरह से कंजर्वेशन कर सकते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है, जब आप किसी जगह पे जाके उसको प्रोटेक्शन दो। इन सीटू क्या होता है, जब आप उसको एक अलग से लाके दो। अच्छा एक्स सीटू एग्जाम्पल दू तो मैं, जू है, जू में सारे एनिमल होते हैं लेकिन वो बाहर से लाके रखते हैं। लेकिन एक नेशनल पार्क है, वहां पर वहीं के जानवर होते हैं, उसको हम चार दीवारी से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सबसे जो मेजर एक्ट है जानवरों को, एनवायरमेंट को बचाने के लिए, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लैंडमार्क एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, उसके बाद एक एक्ट है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। उसके बाद है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये चार एक्ट याद कर लेना। ठीक है, तो इसके अंदर में डिफाइन किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व। ये आई थिंक 9th या 10th की ज्योग्राफी में है, या 11th की ज्योग्राफी में है शायद, ये जहां तक मेरा अंदाजा है। ठीक है, तो भाई एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर है, बायोडाइवर्सिटी है, मैरीटाइम है। इनके अंदर आपका अलग अलग रूल होते हैं, कहां तक आप जा सकते हो, कहां तक नहीं जा सकते हो, तो इनको करने की कोशिश की जाती है। अब यहां पर एक बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड का नाम है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBW। तो ये एक तरह का स्टेटरी बॉडी है अंडर दिस एक्ट। इसका नेचर है एडवाइजरी, यहां प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो कोई भी बाउंड्री में अल्टरेशन करना हो नेशनल पार्क के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, तो इसकी अप्रूवल के बिना नहीं होगा। तो ये मेजर एक बॉडी होगी, आपको ध्यान रखनी है, और इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, और जिस बॉडी को प्राइम मिनिस्टर चेयर करता हो उसकी वैल्यू ज्यादा है। ऐसी 20 से 25 बॉडी हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, वो सारी आपको डिट्टो याद होनी चाहिए, एक पेज के ऊपर लिख लेना कहीं से गूगल करके। ठीक है, तो भाई आज का हमारा 5 क्वेश्चन जो है वो ये है आपके सामने, ये आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट वेव इन द अंडर इन अर्बन एरियाज? अर्बन एरिया में किस टेम्परेचर पे हीट वेव घोषित कर दी जाती है? ये फैक्ट है जी, फैक्ट, गूगल करना। विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, आपको नाम बताना है विद स्टेट। SDG नंबर 11 और SDG नंबर 12 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 और 12 कौन सा है? टोटल 18 है, आपको बताना है 18 है कि 17 है? आई थिंक टोटल 17 है जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। तो 11th और 12th आपको बताना है। नेम द मार्शल आर्ट ऑफ केरला। हमने आज ही आर्टिकल देखा है जिसको प्रमोट करने की बात करी गई है, तो केरला का मार्शल आर्ट कौन सा वो आपको बताना है।
हु पब्लिश द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, आज ही ऊपर देख के आए हैं, ये आपको बताना होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करना, मुझे पता लगे कि सर ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको ऐसे करो वैसे करो। तो सब लोग मिलके कुछ बताएंगे तब तो हम बेहतर कर पाएंगे ना। मेरे हिसाब से तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, कुछ और भी इसमें ऐड करना हो, आपका इनिशिएटिव हो, तो वी आर डेफिनेटली ओपन टू लिसन। थैंक यू।